हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स देख रहे थे और अकाउंट्स का आज हमारा 33 लेक्चर है। उससे पहले आपको आज हमारा मॉक टेस्ट 1 से लेकर मॉक टेस्ट 10 तक की एक कंबाइंड 1 to 10 की एक कंबाइंड वीडियो लेक्चर रिवीजन लेक्चर वीडियो मिलेगी, ताकि आप 1 से 10 तक के सारे लेक्चर एक ही बार में रिवीजन कर सकें। उसके बाद जब हमारे 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे हमारे चैनल पर, तो हम मॉक टेस्ट 11 to मॉक टेस्ट 20 का भी एक कंबाइंड मर्ज वीडियो बना देंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और फिर एक पूरा कंप्लीट वीडियो होगा हमारा, जो मॉक टेस्ट 1 से लेकर मॉक टेस्ट 20 तक को कंबाइंड वीडियो एक मर्ज वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह जैसे कि आपको पता है, हमने अकाउंट्स के लेक्चर 1 to 18 एक मर्ज लेक्चर हमारा वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, और इसी तरह हम लेक्चर 19 से लेक्चर 31 तक एक कंप्लीट वीडियो और डाल देंगे, और साथ ही बचे हुए लेक्चर जो कंप्लीट हो जाएंगे उसकी एक मर्ज वीडियो आ जाएगी। फिर पूरे इन सारे ही जितने भी हमारे टोटल जो लेक्चर बनेंगे अकाउंट्स में, उसकी एक कंप्लीट मर्ज वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये लेक्चर 33 है। इसमें हम 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 1 करेंगे, दूसरी बुक का चैप्टर 1। जैसे कि आपको पता है, हमने एक बुक कंप्लीट कर ली है, ये दूसरी बुक है कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसमें 6 चैप्टर है और आज हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का पार्ट 1 है, इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में हमें ब्रॉडली ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा अंश पूंजी के लिए लेखांकन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, और यहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और सिर्फ, और मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये चैप्टर ना तो केवल आपके अकाउंट्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बहुत से बच्चों को इनमें डिफरेंस नहीं मालूम होता है, डिबेंचर्स में, शेयर्स में। इसी तरह आईपीओ क्या होते हैं, कैसे जारी किए जाते हैं, ये सारा आपको इस चैप्टर के माध्यम से या इस पूरी बुक के माध्यम से देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो इसमें टॉपिक है हमारे कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी किस किस प्रकार की होती है, क्या क्या कंपनी की फीचर्स होते हैं, कंपनी के प्रकार, काइंड ऑफ कंपनीज, कितने प्रकार की कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक, कंपनी की अंश पूंजी, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और बाकी अंशों की श्रेणियां एवं प्रकृति, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन, इश्यूज ऑफ शेयर्स, लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अंशों का हरण यानी कि जब्ती, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इन सारे 4 टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। एक संगठन की पूंजी व्यक्तियों की एक विशाल संख्या द्वारा विनियोजित की जाती है, जो इसके अंशधारी कहलाते हैं। यानी कि जो कंपनी होती है, एक कंपनी मान लीजिए ये कोई एक कंपनी है, और इस कंपनी में जितना भी कैपिटल लगा होगा, वो कैपिटल कहाँ से आएगा, वो पब्लिक के थ्रू आएगा, वो कैपिटल पब्लिक के थ्रू आएगा। और जिस पब्लिक के थ्रू ये कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी इस कंपनी को, ये जो पब्लिक है जो इसको कैपिटल प्रोवाइड कर रही है, यही पब्लिक इसकी शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर कहलाती है। शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर भी आप कह सकते हैं। वैसे शेयर होल्डर ही आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स के इसकी पर्सपेक्टिव में इसको पढ़ रहे हैं। तो शेयर होल्डर यही सारी पब्लिक कहलाती है, जो किसी कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करती है, और वो कंपनी के वास्तविक स्वामी भी होते हैं। यानी कि शेयर होल्डर ही इसके एक्चुअल ऑनर होते हैं। एक्चुअल ऑनर वही होते हैं जो शेयर देते हैं, शेयर खरीदते हैं, यानी कि अपनी हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में खरीदते हैं। लेकिन ना तो ये संभव है कि वे सभी कंपनी के प्रबंधन में भाग लें, और ना ही ये वांछनीय है, मतलब ज़रूरी भी नहीं है। अब मान लीजिए इस कंपनी को 1 लाख करोड़ की, इसको 1 लाख करोड़ की कैपिटल की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कैपिटल, किसी ने 1000 रुपये के शेयर खरीदे, किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, किसी ने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे, किसी ने 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इस तरह कई हज़ार लोगों ने मिलकर, कई हज़ार लोगों के ग्रुप ने मिलकर इस पूरी 1 लाख करोड़ की कंपनी को, 1 लाख करोड़ की कंपनी को, मान लीजिए 1 लाख करोड़ की कोई कंपनी है, उसको फंडिंग की, यानी कि कैपिटल प्रोवाइड किया। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं ये पब्लिक में टोटल 10,000 लोग हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि 10,000 लोग तो कंपनी के सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, किसी की राय अलग होगी, दूसरे की राय उससे अलग होगी, ओपिनियन। इसलिए क्या किया जाता है, इस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, ये जो कंपनी जिसको कैपिटल प्रोवाइड की गई है, ये जो एक कंपनी है, इसको मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसलिए वे कंपनी के मामलों को निपटाने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि ये जो पब्लिक है, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, यानी कि एक तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ये 5-10 लोगों का ग्रुप होता है, जो कि इन 10,000 या 20,000 या 25,000 जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी में, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और कंपनी को मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी हिस्सेदारी
को ये देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा देखा जाता है। संचालक मंडल का चुनाव करते हैं, यानी कि ये इनका चुनाव भी यही पब्लिक करती है, यानी कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। उन्हीं के द्वारा किसी कंपनी के संचालन के लिए संचालक मंडल का चुनाव किया जाता है। अब कंपनी के सभी मामले कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं। एक कंपनी से आशय है, यानी कि इससे मतलब है कि वो कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या किसी अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित या पंजीकृत है। कोई भी कंपनी कब कहलाएगी? जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत या किसी और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, तभी वो उसको कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। केवल कानून द्वारा रचित होने के कारण यह केवल उन परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में रख सकती है जिनके लिए उसकी रचना करने वाला चार्टर उसे अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो स्पष्टता हो या उससे बिल्कुल प्रारंभ से प्रासंगिक हो, यानी कि रेलिवेंट हो। कंपनी प्रायः अपनी पूंजी अंशों के रूप में, जो अंश पूंजी शेयर कैपिटल कहलाती है, यानी कि जो भी उसकी कैपिटल होती है, मान लीजिए 1 लाख करोड़ की किसी कंपनी की 1 लाख करोड़ की शेयर कैपिटल है, तो वो इस शेयर कैपिटल को अंशों के रूप में, यानी कि शेयर्स के रूप में डिवाइड करती है और ऋण पत्रों, यानी कि ऋण पूंजी डेप्ट कैपिटल के रूप में इसे एकत्रित करती है। डेप्ट पूंजी यानी कि जितने भी शेयर जारी होते हैं इनको डेप्ट के रूप में, एक तरह से उधार के रूप में इनको इकट्ठा करती है। यह कंपनी की अंश पूंजी के लेखांकन व्यवहार की स्पष्ट व्याख्या करता है। अब हमारा आज पहला टॉपिक है कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी को व्यक्ति के एक संघ के रूप में देखा जा सकता है, व्यक्तियों के एक संघ के रूप में। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई कंपनी है ए, इस कंपनी को पूंजी चाहिए। ये कंपनी मान लीजिए 1 लाख करोड़ की कंपनी है। अब इसको कैपिटल चाहिए, इसने कैपिटल कहीं से कलेक्ट की कैपिटल। अब इस कैपिटल को जिस पब्लिक से कलेक्ट किया गया, अब जाहिर तो ये जो पब्लिक है यही इसकी शेयर होल्डर होगी और यही इसके स्वामी कहलाएंगे। तो इसलिए एक कंपनी को व्यक्तियों के एक संघ के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि ये जो पब्लिक है जिसने इसको कैपिटल प्रोवाइड की है, इस कैपिटल को प्रोवाइड करने के कारण अब जाहिर सी बात है ये पब्लिक ही इस कंपनी की मालिक है। तो ये कंपनी जो है पब्लिक का ग्रुप का समूह का एक जो है उस समूह के रूप में देखा जा सकता है। ये संघ एक तरह से कहलाएगा। या फिर राशि को एक सामान्य स्कंध के रूप में एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये उपयोग किया जाता है। ये कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कि कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। यही आपसे स्टेटमेंट वाइज डायरेक्टली एकदम डिक्टो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि निम्न में से सही कथन का चुनाव कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये आर्टिफिशियल एक एंटिटी होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है, जिसका इसके सदस्यों या अंशधारकों से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। यानी कि ये एक अलग अस्तित्व है और ये अलग अस्तित्व है, लेकिन फिर भी इसको इसी के पब्लिक के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। और ये अपने हस्ताक्षर के लिए एक विशिष्ट सार मुद्रा स्पेसिफिक मुद्रा का प्रयोग करती है। इसलिए ये कुछ विशेषताएं रखती है जो कि इसे अन्य संस्थानों से पृथक करती है। ये निम्नलिखित हैं। क्या विशेषताएं होती है इसकी? निगमित संस्था, बॉडी, कॉर्पोरेट, समय समय पर लागू। ये बहुत सारी जितनी इसमें डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस लेक्चर को हमने आपके लिए एकदम फॉर्मेट की बनाया है इसका, कि एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। आप जरा सा भी इसमें मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। निगमित संस्था इसकी एक पहली विशेषता है, ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है। समय समय पर लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः भारत में कंपनियों का निर्माण तथा पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। कंपनी अधिनियम कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत 2013। बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों को छोड़कर, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकिंग कंपनीज रेगुलेट होती हैं और बीमा कंपनियां इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड के तहत गठित होती हैं, जिनके लिए पृथक कानून है। जैसे कि आपको हमने बताया, बैंकिंग रेगुलेशन का अलग एक्ट होता है और इंश्योरेंस, जैसे IRD आपको पता होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस करने वाली बॉडीज को या कंपनीज को रेगुलेट करती है। इसका अलग कानून है, बैंकिंग का अलग कानून है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, इनका अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। यानी कि इनका जो पब्लिक इसकी शेयर होल्डर होती है या स्टेक होल्डर होती है, इसका इस पब्लिक से जो इसको कैपिटल प्रोवाइड कराती है किसी कंपनी को, इससे बिल्कुल अलग अस्तित्व होता है, बिल्कुल सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। एक कंपनी एक अलग कानूनी अस्तित्व होता है कंपनी का। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कि इसके सदस्यों से भिन्न होता है। कंपनी किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का क्रय कर सकती है।
यानी कि कंपनी जो है अपने बिहाफ पर, कंपनी अपने, मान लीजिए इस कंपनी का नाम है एबीसी, तो और इसने ये 100 एकड़ की ये कोई ज़मीन खरीदी है, तो ये कंपनी के एबीसी का, तो ये कहलाएगा कि एबीसी नामक कंपनी ने 100 एकड़ की ज़मीन खरीदी। अब ये नहीं कहलाएगा कि इसमें मान लीजिए बहुत सारे स्टेक होल्डर है, रमेश, सुरेश, महेश, इस तरह के बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, तो ये नहीं कहलाएगा कि रमेश, सुरेश, महेश, सुमित ने ये 100 एकड़ की ज़मीन खरीदी, बल्कि कंपनी एबीसी ने 100 एकड़ की ज़मीन खरीदी। ये किसी भी संपत्ति को क्रय कर सकती है, ये अनुबंध कर सकती है, यानी कि कंपनी के नाम से ही अनुबंध हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, और अपने नाम से बैंक खाता भी खोल सकती है, यानी कि किसी कंपनी में, किसी बैंक में इसका अकाउंट भी हो सकता है, एबीसी नाम से सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, एबीसी नाम से इसका करंट अकाउंट भी हो सकता है। फिर है सीमित दायित्व। अगली इसके फीचर्स क्या है, ये सारे कंपनी के फीचर्स बताए जा रहे हैं। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, इसके सदस्यों का दायित्व केवल उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि तक ही सीमित होता है, यानी कि जो इसकी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, जिसने इनको कैपिटल प्रोवाइड की है, जिन स्टेक होल्डर्स ने या शेयर होल्डर्स ने जिसने कैपिटल प्रोवाइड किया है कंपनी को, तो उनका सिर्फ दायित्व जो होता है, उस पब्लिक का जो दायित्व है केवल इनके अंशों की खरीद तक ही है। अब इनका मैनेजमेंट में ना ही कोई हिस्सा है, ना ही इसके एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, क्योंकि ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की स्थिति में कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है। यानी कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड कंपनी है, यानी कि लिमिटेड कंपनी, जैसे कि आपको पता होगा, आपने बहुत सी कंपनियों का नाम सुने होंगे, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर के दायित्व होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। पार्टनरशिप जो डीड होती है, जो हमने शुरू में पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, उसमें बाकायदा लिखा होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं, अगर नुकसान होगा कंपनी को, उस कंडीशन में कितनी वसूली शेयर होल्डर से प्राप्त की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है लिमिटेड कंपनी में बिल्कुल शेयर होल्डरों का नुकसान से कोई ताल्लुक नहीं होता है, यानी कि वो नुकसान, जितना शेयर लगे हुए हैं, उन्होंने पूंजी शेयर में खरीदी है, वो तो ज़रूर डूब जाएगी शेयर होल्डर्स की, लेकिन उनकी जो पर्सनल एसेट्स होंगे, उनकी ज़मीन, उनका घर, उनकी जायदाद, उस पर कोई भी आंच नहीं आएगी, उससे कोई लेना देना कंपनी का नहीं होगा। अब है स्थायी उत्तराधिकार, प्रीपैचुअल सक्सेशन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, जो कि कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसके सदस्यों के परिवर्तित होने पर भी अस्तित्व में रहती है। एक कंपनी को केवल कानून द्वारा विघटित किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन होने की स्थिति में भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सदस्य आते जाते रहते हैं, इसके बावजूद भी कंपनी निरंतर क्रियाशील रहती है। अगली इसकी फीचर है सार मुद्रा, कॉमन सील। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सार मुद्रा का प्रयोग आवश्यक है, जो कि अधिकृत रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है। कोई दस्तावेज यदि इस कंपनी की सार मुद्रा नहीं है, किसी दस्तावेज पर यदि इस पर कंपनी की सार मुद्रा नहीं है, तो कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं होगी। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट, उस पर उस कंपनी के सिग्नेचर या सार मुद्रा होनी चाहिए। अगर उस पर वो सील नहीं लगी हुई है, तो उसके लिए वो कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक लिमिटेड, सार्वजनिक लिमिटेड कौन सी होती है? पब्लिक लिमिटेड। कंपनी को अंश मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं, यानी कि जो उसके शेयर होते हैं किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, वो पब्लिकली ट्रांसफरेबल होते हैं। यानी कि अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो उस शेयर्स को आप मेरे हाथों बेच सकते हैं। मैं उन शेयर्स को आपसे प्रॉफिट में खरीद सकता हूं, मतलब आपको कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा देकर मैं उनको खरीद सकता हूं, अगर मैं इच्छुक हूं और आप बेचने के लिए तैयार हैं। अंशों के हस्तांतरण के लिए कंपनी की अनुमति या किसी सदस्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कंपनी के अंतर नियमों में अंशों को हस्तांतरित करने के तरीके का उल्लेख होता है। यानी कि जो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, नॉर्म्स होंगे, उनके अनुसार ही आप कंपनी के शेयर्स जो खरीदे हैं आपने, आप उनको ट्रांसफर या किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। अब अगली इसकी अभियोग चलाना तथा अभियोजित होना, मे स्यू और टू बी स्यूड। इसे प्रोसिक्यूट भी कह सकते हैं और टू बी प्रोसिक्यूटेड। कानूनी व्यक्ति होने के कारण एक कंपनी संविदा कर सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तथा संविदागत अधिकारों के परिवर्तन हेतु दूसरे को बाध्य कर सकती है, यानी कि किसी को वो बाध्य भी कर सकती है। ये अभियोग चला सकती है, यानी कि किसी पर केस दायर कर सकती है, तथा यदि कंपनी संविदा का उल्लंघन करती है, यदि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करती है, तो उसके नाम पर भी या उस पर भी अभियोग चलाया जा सकता है। यानी अगर कंपनी ने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है
अगर यहाँ आप हैं तो आप अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो इस केस में आप भी कंपनी पर केस कर सकते हैं। फिर है कंपनी के प्रकार, काइंड ऑफ कंपनीज। कंपनियों का वर्गीकरण या तो उनके सदस्यों के दायित्व के आधार पर या इसके सदस्यों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है, या तो लायबिलिटीज के आधार पर या सदस्यों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर एक कंपनी को नीचे दी गई 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर लायबिलिटीज के एतबार से हम देखेंगे, कंपनी को लायबिलिटीज के आधार पर हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसी कंपनी इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के वास्तविक मूल्य तक सीमित होता है। मतलब यदि एक सदस्य द्वारा अंशों की पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है तो सदस्य के हिस्से कोई दायित्व नहीं होगा। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने शेयर बेचे और आप एक्स हैं, आपने किसी कंपनी ए के शेयर खरीदे और इसके 100 शेयर आपने खरीदे। 100 शेयर में एक शेयर की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है, तो आपने 100 शेयर खरीदे, कितने हो गए 100 और 10,000 रुपये, तो आपने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे। अब अगर आपने ये पूरे की पूरी पेमेंट कंपनी को दे दी है, यानी कि पेमेंट पूरी 10,000 का पेमेंट कंपनी को कर दिया है, तो अब आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी दायित्व नहीं है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है, चाहे कंपनी का ऋण कुछ भी हो। अब मान लीजिए कंपनी कितनी भी घाटे में चल रही हो, कितना भी इसको नुकसान हो, इसके ऊपर कितना भी डेप्ट हो, इसके ऊपर कितनी भी अदर लायबिलिटीज हो, इसका आपकी लायबिलिटीज से इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अपने हिस्से के शेयर्स का पैसा पूरा चुकता कर चुके हैं। अब उस सदस्य को अपनी निजी परिसंपत्ति में से एक पैसे का भी भुगतान नहीं करना है, यानी कि आपने जो 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया है, अब इसके बाद आपको आपकी जो पर्सनल एसेट है, आपका अपना घर है, आपकी कार है, आपकी ज़मीनें हैं, उसमें से कंपनी किसी भी तरह की डिमांड नहीं कर सकती और ना ही इस पर कोई दावा, कोई क्लेम नहीं कर सकती। हालांकि यदि कोई दायित्व शामिल है तो भी उसे कंपनी के अस्तित्व के दौरान या समापन पर लागू किया जा सकता है। अगर आपने कुछ पैसे छोड़ भी दिए हैं, मान लीजिए 10,000 की जगह आपने 9,000 का ही पेमेंट किया है, ऐसी कंडीशन में भी जो आपसे बचे हुए 1,000 रुपये हैं, वो 1,000 रुपये का पेमेंट कंपनी का, या तो कंपनी बंद हो रही हो या फिर इसके अस्तित्व के दौरान या समापन पर, या वो कंपनी कभी भी आपसे मांग सकती है। अगला प्रकार कौन सा है? गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। पहला क्या था? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, ये अंशों द्वारा सीमित थी, और दूसरी है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ऐसी कंपनियों में सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन होने की दशा में उनके द्वारा अंशदान के वचन तक सीमित होता है, अतः इसके सदस्यों का दायित्व इसके समापन की घटना पर ही उत्पन्न होगा। यानी कि इसमें जो भी दायित्व होगा वो कंपनी के एग्जिस्टेंस में खत्म होने के बाद, कंपनी का एग्जिस्टेंस जब खत्म होगा तब उसके दायित्वों की जैसी भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में चर्चा की गई है उसी के अनुसार इनका कॉन्ट्रैक्ट आगे काम करेगा। अब तीसरी कंडीशन होती है इसमें असीमित कंपनी, मतलब तीसरी प्रकार की जो कंपनी है, यह हम देख रहे हैं, ये जो प्रकार हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर। सदस्यों के दायित्व पर जो 3 श्रेणियां हैं उसमें पहली है अंश द्वारा सीमित, फिर दूसरी है गारंटी द्वारा सीमित और तीसरी है असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनीज। जब ये किस प्रकार की होती है? जब कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता है तो यह कंपनी असीमित कंपनी कहलाती है। अब ये कौन सी होती है? जब कंपनी की परिसंपत्ति इसके द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो इसके सदस्यों की निजी परिसंपत्तियों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मान लीजिए ये कंपनी है ए और आप इसके शेयर होल्डर हैं एक एक्स, आपका नाम है एक्स और आप इसके एक शेयर होल्डरों में से एक शेयर होल्डर हैं। आपने इसके 100 शेयर खरीदे, इसके एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये, यानी कि आपने टोटल 100 शेयर खरीदे तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 10,000 रुपये। अब मान लीजिए ये एक अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी। अब इसके ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी, एक्स्ट्रा लायबिलिटी है या कोई अन्य डेप्ट है, उधार है, इसने उधार लिए हैं, कंपनी नुकसान में चल रही है। अब नुकसान में चलने के वजह से अगर ये कंपनी के बिकने की नौबत आती है, अगर इस कंपनी को सेल आउट किया जाता है, ये कंपनी सेल आउट होती है और सेल आउट होने के बाद जितना भी लिक्विडेशन के बाद पैसा इकट्ठा होता है उससे इसके ऊपर चढ़े हुए कर्जे की या दायित्व जो भी लायबिलिटी है उसका भुगतान अगर पूरा नहीं हो पाता है तो इस कंडीशन में जो इसके शेयर होल्डर हैं, यानी कि आपकी निजी परिसंपत्ति से भी इसके भुगतान की वसूली की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 10,000 रुपये शेयर के पेमेंट पूरी कर दी है और तो आप इस कंडीशन पर, इस आधार पर इस डेप्ट को चुकाने से बच नहीं सकते। आप सोचेंगे जैसे कि सीमित कंपनी थी अंशों द्वारा, उसमें आपने 10,000 पूरे शेयर के पैसे दे दिए हैं तो अब आपका कोई रोल नहीं होता था, चाहे कंपनी घाटे में चल रही हो, उसके ऊपर कितना भी कर्जा हो, ऋण हो, ऐसी कंडीशन में आपसे कोई मतलब नहीं था, आपके पर्सनल एसेट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में आप भले ही इसके शेयर के पैसे पूरे दे चुके हैं
लेकिन अगर कंपनी नुकसान में है और कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है, सेल आउट किया जाता है, और सेल आउट करने के बाद इसके सेल आउट किए हुए पैसे से अगर कंपनी के ऊपर चढ़ी हुई लायबिलिटीज पूरी नहीं हो पा रही हैं, यानी कि अभी और पैसा कंपनी को चुकाना है, तो ऐसी कंडीशन में इसके शेयर होल्डर्स की निजी परिसंपत्तियों से पैसा चुकाया जाएगा। अब दूसरे शब्दों में लेनदार उनके बकाये का दावा कंपनी के सदस्यों पर कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने कोई इस कंपनी को उधार अलग से दे रखा है और मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, फिर भी मैंने इसको उधार दे रखा है, तो मैं कंपनी के ऊपर चढ़ाए हुए पैसे को शेयर होल्डर से पूरा करूंगा। इस प्रकार की कंपनियां भारत में नहीं पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है, अनलिमिटेड कंपनीज हमारे यहाँ इंडिया में नहीं पाई जाती हैं। अब दूसरा आधार क्या है इनको देखने का, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली है सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से आशय है एक ऐसी कंपनी जो कि एक निजी कंपनी नहीं है, यानी कि सबसे पहले तो ये प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है पब्लिक कंपनी हो। ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। दूसरी कंडीशन क्या है, एक कंपनी जो निजी कंपनी की सहायक कंपनी भी नहीं है, यानी कि ये कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो ना तो प्राइवेट कंपनी होगी और ना ही किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी होगी या सहायक कंपनी होगी, ये किसी सहायक प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं होगी। ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज a company which is not a subsidiary of a private company। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। एक निजी कंपनी वो है जो अपने अनुच्छेदों के अनुसार पहला अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अब प्राइवेट कंपनी क्या है, हमने अब इसमें हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं, सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी की 3 श्रेणियां हैं। पहली है सार्वजनिक कंपनी जो हमने अभी देखी, दूसरी निजी कंपनी। निजी कंपनी में पहली कंडीशन क्या होगी उसकी, कि इसके जो शेयर होल्डर होंगे वो अपने शेयर का ट्रांसफर बिना इसकी परमिशन के नहीं कर सकेंगे, हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। दूसरा, एकल व्यक्ति कंपनी का अतिरिक्त अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखती है, इसके कर्मचारियों को छोड़कर। यानी कि ये जो प्राइवेट कंपनी होगी ये ऐसी कंपनी होगी कि जिसमें 1 से ज़्यादा और 200 से कम सदस्य होंगे, लेकिन इसके कर्मचारियों को छोड़कर, इसके एम्प्लॉयज़ को छोड़कर, इसके एम्प्लॉयज़ के अलावा इसमें 200 से कम सदस्य होंगे। लिमिट द नंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉयज़। तीसरी कंडीशन क्या होगी इसमें, जनता को कंपनी की किसी भी प्रतिभूति के सिक्योरिटीज, प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटीज, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, प्रतिभूति के अभिदान के लिए आमंत्रण निषेध करती है, यानी कि प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब। अभिदान मतलब सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि ये जनता को कंपनी की किसी भी प्रतिभूति सिक्योरिटीज के सब्सक्राइब करने के लिए के आमंत्रण को निषेध करती है, प्रोहिबिट करती है। और चौथी कंडीशन क्या होगी, एक निजी कंपनी, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने ही चाहिए, एक व्यक्ति कंपनी के मामले को छोड़कर, यानी कि एक व्यक्ति कंपनी का जो मामला है उसको छोड़कर, यानी कि सिंगल 1 पर्सन कंपनी को छोड़कर, इसमें ऐसी कंपनी जो जिसमें 1 से ज़्यादा यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति हों वही निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। ये प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पर्सन्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अब देख लेते हैं तीसरी कौन सी होती है, एकल व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 2 62 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है। कंपनी समावेशन नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार। अब इसकी 4 कंडीशन है। पहली, एकल व्यक्ति कंपनी केवल उस व्यक्ति द्वारा स्थापित की जा सकती है जो भारतीय नागरिक एवं भारतीय निवासी है, यानी कि 1 पर्सन कंपनी केवल और केवल भारतीय नागरिक द्वारा ही स्थापित की जा सकती है, केवल इंडियन सिटीजन द्वारा। ओनली ए नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। सेकंड कंडीशन, इस प्रकार की कंपनी से अपेक्षित है कि वो गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाओं में कार्य नहीं करेगी। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तीसरी कंडीशन, इस प्रकार की कंपनी की प्रदत्त पूंजी किसी भी दशा में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज, यानी कि जिस कंपनी की शेयर कैपिटल कीमत 50 लाख रुपए से कम होगी, 50 लाख रुपए या इससे कम होगी, वही कंपनी एकल व्यक्ति कंपनी के कैटेगरी में आएगी। ये सारी आपको याद रहनी चाहिए बिल्कुल टिप पर, क्योंकि ये आपसे कंडीशन में पूछी जा सकती हैं। एकल व्यक्ति कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या सही है, ऐसे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है। चौथी कंडीशन है इसमें, इस प्रकार की कंपनी का औसत वार्षिक आवर्त यानी कि एनुअल टर्नओवर
2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स डज नॉट, कंपनी का वार्षिक डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, यानी कि औसत टर्नओवर कैसे निकलता है, 3 साल के टर्नओवर पर बेस्ड होता है। एक साल, आज जैसे मान लीजिए 2017 का टर्नओवर देखेंगे, 17-18 का, फिर 2018-19 का देखेंगे, फिर इसी तरह 2019-20 का देखेंगे, 2019 और 20 का देखेंगे। तो इन तीनों का जो योग आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 2 करोड़ से कम की आना चाहिए, 2 करोड़ या उससे कम आना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ही कंडीशन में, ऐसी कंडीशन एकल व्यक्ति कंपनी की कंडीशन कैटेगरी में आएगी। अगला टॉपिक हमारा कंपनी की अंश पूंजी, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपनी पूंजी को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती, जो आवश्यक रूप से कुछ व्यक्तियों से एकत्रित की जाती है। जैसे कि हमने शुरुआती स्लाइड्स में देखा था कि कंपनी का एक अलग अस्तित्व होता है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। आर्टिफिशियल एंटिटी इसलिए ये पूंजी स्वयं एकत्रित नहीं कर सकती। इसके लिए इसे कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, इसके शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर कौन होते हैं, आप और मैं, पब्लिक जो होती है वो शेयर होल्डर होती है इसकी। ये व्यक्ति कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। ये जो पब्लिक होती है यही शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर। तथा इनसे एकत्रित राशि एक कंपनी की अंश पूंजी कहलाती है। अब इनसे ही जो पैसा इकट्ठा हुआ है, ये जो कैपिटल इस कंपनी को मिली है, यही इसकी शेयर कैपिटल कहलाती है। यानी कि सबसे पहले एक कंपनी ने कैपिटल इकट्ठा किया और किससे इकट्ठा किया, पब्लिक से इकट्ठा किया। अब ये जो पब्लिक से इकट्ठा कैपिटल किया है, तो यही कैपिटल इसके पास जब आएगा तो ये क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। ये इसका शेयर कैपिटल कहलाएगा। चूंकि कंपनी के अंशधारियों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसमें बहुत कई सौ या कई हजार पब्लिक हो सकती है। अगर कंपनी कोई बड़ी है, जैसे आपकी 1 लाख करोड़ जैसे हमने बताया, तो 1 लाख करोड़ जाहिर सी बात है कोई एक आदमी तो नहीं इन्वेस्ट करेगा, बहुत से लोग होंगे उसमें। किसी ने 1 लाख रुपए का किया होगा, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 50,000 का, किसी ने 10,000 रुपए के शेयर लिए होंगे। तो इसलिए प्रत्येक के लिए अलग अलग पूंजी खाता नहीं खोला जा सकता। अब जब इतने ढेर सारे लोग होंगे तो सबका एक कैपिटल अकाउंट भी खोलना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है, अतः एकत्रित पूंजी के असंख्य भागों को और उसके अस्तित्व को एक सामान्य पूंजी खाता, यानी कि एक जनरल सा अकाउंट खोल दिया जाता है, जो कि अंश पूंजी खाता, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट कहलाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कहलाता है, इसमें समायोजित कर दिया जाता है। ये कंपनी के नाम से खोल दिया जाता है और इसको शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और इन सारे शेयर होल्डर्स का पैसा को इसी में समायोजित कर दिया जाता है। अंश पूंजी का वर्गीकरण। अब इस शेयर कैपिटल को कैटेगराइज कैसे करते हैं, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। लेखांकन की दृष्टि से कंपनी की अंश पूंजी को निम्न प्रकार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहली है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। अधिकृत पूंजी कंपनी की अंश पूंजी की वह राशि है जो कंपनी के सीमा पार्षद नियम के द्वारा निर्गमित करने हेतु अधिकृत है। कंपनी सीमा पार्षद नियम के उल्लेखित पूंजी से अधिक राशि को एकत्रित नहीं कर सकती, यानी कि जो भी कंपनी की शेयर वैल्यू होगी, उस शेयर वैल्यू से ज्यादा की कंपनी किसी भी तरह कंडीशन में पूंजी ऑथराइज उससे ज्यादा नहीं कर सकती, उससे ज्यादा पूंजी को वो अधिकृत नहीं कर सकती। ये अधिकृत, प्राधिकृत या पंजीकृत पूंजी कहलाती है, यानी कि नॉमिनल या रजिस्टर्ड पूंजी भी, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहलाती है। अधिकृत पूंजी कंपनी अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है। यह ध्यान देने योग्य यह है कि इसमें कंपनी समस्त अधिकृत पूंजी को जनता में अभिदान के लिए, यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए एक ही समय में निर्गमित करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए है, तो जरूरी नहीं है ये सारी 1 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के शेयर होल्डर एक ही बार में पब्लिकली ये इसको मार्केट में डाल दे, ऐसा नहीं होगा। सारे शेयर एक बार में नहीं हो सकता है कि 1 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ के ही सिर्फ शेयर मार्केट में सेल आउट करें। तो इस तरह ही बाद में इसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकती है, यानी कि किस्तों में। जैसे एक बार 50,000 करोड़ के इसने शेयर पब्लिक में बांट दिए, उसके बाद 10,000 शेयर होल्डर के लिए बिड ले ली, उसके बाद 10,000 के लिए फिर ले ली, फिर 20,000 के लिए ले ली। इस तरह से भी कर सकती है या एक बार में भी पूरा कर सकती है, इसके लिए कोई वो बाध्य नहीं है। कंपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंश पूंजी निर्गमित कर सकती है। निर्गमित मतलब इशू करना, इशू कर सकती है। अब इशू जब करेगी वो शेयर्स को, परंतु किसी भी स्थिति में यह पूंजी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि जो उसकी 1 लाख करोड़ की जो वैल्यू है उससे ज्यादा के शेयर मार्केट में लॉन्च या मार्केट में इशू नहीं कर सकती किसी भी हालत में। पहली कंडीशन तो, पहली इसकी क्लासिफिकेशन तो ये है। दूसरी कैटेगरी क्या है, निर्गमित पूंजी, यानी कि इशू कैपिटल। ये आपको पता होना चाहिए
अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं, ये इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे डायरेक्टली इसके डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी। इशू कैपिटल कौन सी होती है? अधिकृत पूंजी का वो भाग जिसे जनता को अंश अभिदान के लिए वास्तविक रूप से प्रस्तावित किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं या इशूड कैपिटल कहते हैं। इसमें वे अंश भी सम्मिलित हैं जो परिसंपत्ति विक्रेताओं को तथा कंपनी के पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं को निर्गमित किए जाते हैं। अब इसमें कैसे आपको पता चलेगा, मान लीजिए कंपनी कंपनी ए है और इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए इसकी शेयर कैपिटल है यानी कि अधिकृत पूंजी है। अब मान लीजिए ये 50,000 करोड़ रुपए के शेयर इशू करती है मार्केट में, शेयर इशू कर रही है, केवल 50,000 करोड़ के ही कर रही है, आधे के। तो अब जो निर्गमित पूंजी है तो इशू कैपिटल क्या कहलाएगी? 50,000 करोड़ जो इसने इशू किए हैं, सिर्फ यही इशू कैपिटल कहलाएगी। अधिकृत पूंजी की वो राशि जो कि जनता में अभिदान नहीं की गई है, यानी कि जो बचे हुए 50,000 करोड़ है जो जनता में सब्सक्रिप्शन के लिए इशू नहीं किए गए हैं। अनिर्गमित पूंजी यानी कि अनइशूड कैपिटल, ये इशूड हो गया, ये होगा अनइशूड कैपिटल कहलाती है तथा इसे आगामी तिथि को किसी भी समय जनता में अभिदान के लिए निर्गमित किया जा सकता है। इसको कभी भी बाकी 50,000 को कभी भी ये निर्गमित यानी कि कभी भी, जैसा कि हमने ऊपर वाले इसमें एग्जाम्पल में देखा था, इसको कभी भी जनता में ये निर्गमित कर सकती है, कभी भी इशू कर सकती है। ये कंपनी इसके लिए बाउंड नहीं है, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है, जब चाहे कंपनी इसको इशू कर सकती है। अब तीसरा इसमें कौन सा है? अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। यह निर्गमित पूंजी यानी कि इशूड कैपिटल का वो भाग है जो जनता द्वारा वास्तविक रूप से अभिदत्त की गई है। जब अंशों का जनता द्वारा पूर्ण रूप से अभिदान होता है तो निर्गमित पूंजी और अभिदत्त पूंजी समान होगी। अब देखिए, अब ये आपके शायद समझ में नहीं आया हो, लेकिन इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कंपनी ए है और ये शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर्स हैं। अब मान लीजिए ये कंपनी 1 लाख करोड़ की इसकी अधिकृत पूंजी है, 1 लाख करोड़ इसकी अधिकृत पूंजी है। इसने क्या किया? 10,000 करोड़ के, केवल 10,000 करोड़ के शेयर मार्केट में इशू किए। मार्केट में इसने शेयर 10,000 करोड़ के इशू किए, लेकिन इस कंपनी का मान लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे खरीदार इसमें मतलब शेयर होल्डर बहुत सारे एकदम से टूट पड़े शेयर खरीदने के लिए। अब मान लीजिए 10,000 करोड़ की जगह इनके पास शेयर इन्होंने जो 10,000 करोड़ के शेयर बेचे उसमें से बहुत से लोगों ने शेयर खरीदे। अब वो वैल्यू जो चली गई, वैल्यू मान लीजिए 20,000 करोड़ की आ गई, इनके पास पैसा आ गया 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए आ गया। अब जाहिर सी बात है इन्होंने इशू तो किए थे 10,000 करोड़, अब इन्हें बाकी 10,000 करोड़ लौटाने हैं, यानी कि इशू करे हुए जो पैसे जो वास्तविक रूप से इशू इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, जिन शेयर होल्डर्स के पैसा इन्होंने वास्तविक रूप से 10,000 करोड़ रुपए एक्सेप्ट किया है, वही अभिदत्त पूंजी यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। और बाकी जो बची हुई पूंजी है वो एक समय सीमा के अंदर जो शेयर होल्डर्स जिनकी एक्सेप्ट नहीं की गई है, जिनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, वो इनको बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स को लौटा दी जाएगी। अब यहाँ अंततः अभिदत्त पूंजी और निर्गमित पूंजी समान है। मान लीजिए अब 10,000 इन्होंने इशू किए और 10,000 के 10,000 लोगों ने अप्लाई किया और इनको खरीद लिया। उतने ही लोगों ने अप्लाई किया जितने पैसों को इन्होंने इशू किया था, मार्केट में शेयर इशू किया था, वो सारे के सारे जनता द्वारा खरीद लिए गए। यानी कि यहाँ इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल समान हो जाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल यानी कि इनको कोई भी किसी भी शेयर होल्डर का पैसा लौटाना नहीं पड़ा। ऐसी कंडीशन में सब्सक्राइब कैपिटल और इशू कैपिटल समान हो जाएगी, क्योंकि यदि अभिदान के लिए अंशों की संख्या, शेयर की संख्या निर्गमित संख्या से कम है, यानी कि सब्सक्राइब संख्या से कम है, तो कंपनी केवल उन्हीं अंशों का आवंटन करेगी जिनके लिए अभिदान प्राप्त हो चुका है, यानी कि जिनके लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो चुका है, केवल उन्हीं अंशों को इशू करेगी, आवंटन करेगी। किसी भी स्थिति में ये अंशों की संख्या यदि निर्गमित संख्या से ज्यादा है, यानी कि सब्सक्राइब संख्या से ज्यादा है, अगर शेयर की संख्या जो है सब निर्गमित किए हुए यानी कि सब्सक्राइब निर्गमित इशू किए हुए, निर्गमित क्या होते हैं? इशू की हुई संख्या से ज्यादा है तो आवंटित अंश निर्गमित अंशों के समान होंगे। आवंटन कौन सा होता है? जो अलॉट किए जाते हैं उनसे समान होंगे। दूसरे शब्दों में अधि अभिदान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन के तथ्य पुस्तकों में नहीं प्रदर्शित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वापस जनता को लौटा दिया जाता है। अब मांगी गई या याचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल, अधिकृत पूंजी का वो भाग। अधिकृत पूंजी कौन सी होती है? जो कंपनी की जितनी शेयर वैल्यू होती है, अधिकृत पूंजी का वो भाग जो कि अंशों पर मांगी जाती है। कंपनी समस्त राशि या अंशों पर अंकित मूल्य के भाग को मांगने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आवंटित अंशों का अंकित मूल्य यानी कि फेस मूल्य वास्तविक मूल्य भी कहलाता है, जो 10 रुपये है और कंपनी ने केवल 7 रुपये प्रति अंश मांगा है,
तो इस स्थिति में मांगी हुई या याचित पूंजी केवल 7 रुपये अंश होगी। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, शेष 3 रुपये को अंशधारियों से किसी भी समय आवश्यकता अनुसार मांग लिया जा सकता है। मान लीजिए इन्होंने एक कंपनी की शेयर वैल्यू थी, शेयर कैपिटल थी 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए। इसको छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि हमें एग्जांपल में समझने में आसानी हो। मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर वैल्यू थी 100 रुपये। अब इसने अपने 10 शेयर बनाए और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये रखी, जब भी तो इसकी 100 रुपये होगी वैल्यू। इसने 10 शेयर लॉन्च किए, लेकिन कंपनी ने क्या कहा, 10 शेयर इशू मार्केट में करने से पहले इसने क्या कहा, अपने सब्सक्राइबर से, जो इसको खरीदने वाले हैं शेयर होल्डर्स, उनसे ये कहा कि हम आपको ये शेयर 10 रुपये में ना देकर आपको 7 रुपये में देंगे, 3 रुपये की छूट पर दे रहे हैं अभी फिलहाल हम आपको ये शेयर 7 रुपये में दे रहे हैं। हालांकि इसकी शेयर वैल्यू कितनी, 10 रुपये। अब ये बाकी के बचे हुए जो 3 रुपये का डिफरेंस है, ये पैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर से कभी भी मांग सकती है। तो ये जो मांगी गई पूंजी है 7 रुपये, ये कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी, मांगी गई पूंजी। अब है प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल। यह मांगी गई पूंजी का वो भाग है जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है। मतलब जब अंशधारी समस्त मांग राशि का भुगतान कर देते हैं तब मांग पूंजी प्रदत्त पूंजी के समान होगी। यदि कोई अंशधारी मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो यह राशि बकाया मांग कहलाती है। इसलिए प्रदत्त पूंजी मांगी गई पूंजी में से बकाया मांग की राशि को घटाने पर शेष के समान होगी। यानी कि पेड अप कैपिटल कौन सी होती है, जो बची हुई मांगी गई राशि का पूंजी का वो भाग है जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है। यानी कि 7 रुपये में से जो, अब इसमें से भी जो प्राप्त कर लिया गया है वही पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल, वो पेड अप कैपिटल कहलाती है। दूसरे एक अगला फीचर्स क्या है इसका, अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल। अभिदत्त पूंजी का वो भाग, अभिदत्त कौन सी, सब्सक्राइब पूंजी का वो भाग जो कि अभी तक मांगा जाना बाकी है। कंपनी यह राशि किसी भी समय जब आवश्यकता हो भविष्य के कोषों या निधियों के लिए एकत्रित कर सकती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। फिर है आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। अभी हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे, उससे आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसमें अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप 2 या 3 बार इसको लेक्चर को दोबारा सुनिए, आपके बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, एक कंपनी द्वारा अयाचित पूंजी का वो भाग जो केवल कंपनी के समापन की दशा के लिए आरक्षित रखा जाता है या किया जाता है। इस प्रकार की अयाचित राशि कंपनी को आरक्षित पूंजी या रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ये कंपनी के समापन पर, यानी कि कंपनी जब लिक्विडेट होगी, यानी कि जब कंपनी को बंद किया जाएगा, उस पर केवल लेनदारों के लिए उपलब्ध होती है, यानी कि जो क्रेडिटर्स है। अब क्रेडिटर्स शेयर, जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स ही हों, ये अलग भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने शेयर नहीं खरीदा हो लेकिन उन्होंने उधार दिया हो, तो इसलिए पहले उनका पैसा चुकाया जाता है जो जिनसे उधार लिया गया होता है कंपनी द्वारा। और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो उधार करता नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फायदे और नुकसान में दोनों में हिस्सा होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा, कंपनी को नुकसान होगा तो शेयर होल्डर को नुकसान होगा। लेकिन जो उधार देते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो क्रेडिटर कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं, इनका फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं होता। इन्होंने पैसा जो दिया है वो इनको इंटरेस्ट पर दिया है, यानी कि अगर इन्होंने 100 रुपये दिए हैं और 8 रुपये का इंटरेस्ट लेना है, अब कंपनी कहीं से भी दे, कंपनी इनको 108 रुपये चुकाएगी, चाहे अपने एसेट बेच कर चुकाए या अपने प्रॉफिट में से चुकाए। तो ये आरक्षित पूंजी होती है। इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। अधिकृत अंश पूंजी, ये कौन सी, ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि टोटल कैपिटल जो थी, ऑथराइज्ड पूंजी, जैसे कि 1 लाख करोड़ जो हमने शुरू के केस में देखा था, 1 लाख करोड़ ये अधिकृत पूंजी। अब इसमें दो होती हैं, निर्गमित और अनिर्गमित, यानी कि 50, मान लीजिए 40,000 को इन्होंने पब्लिक में इशू कर दिया, 40,000 करोड़ की पूंजी को, 40,000 करोड़ को पब्लिक में इशू कर दिया, इशू करा, तो ये 40,000 करोड़ क्या हुई, ये निर्गमित पूंजी हुई, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल हुई है, सब्सक्राइब। और ये बची जो 60,000 करोड़ हुई, ये 60,000 करोड़ जो बची हुई पूंजी हुई, वो क्या हुई, वो अनिर्गमित, अनइशूड कैपिटल हुई, अनइशूड। अब निर्गमित में भी अभिदत्त होती है जो सब्सक्राइब्ड पूंजी होती है, सब्सक्राइब्ड। क्योंकि कौन सी होती है, क्योंकि पैसा जब आ जाता है उसमें से बहुत सा पैसा ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा आ जाता है, जो एक्स्ट्रा पैसा लौटा दिया जाता है वो अनसब्सक्राइब्ड होता है, जो बचा हुआ जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो एप्लीकेशन, वो अभिदत्त होती है, यानी कि सब्सक्राइब पूंजी होती है। अब अभिदत्त में, यानी कि सब्सक्राइब में भी 2 होते हैं, अभिदत्त एवं पूर्णदत्त, जैसे कि हमने शुरू में देखा, अभिदत्त, प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल जिसे कहते हैं। और इसी तरह हमारा मांगी गई या याचित पूंजी थी, ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त। फिर इसमें दूसरी कौन सी होती है, अभिदत्त परंतु पूर्ण प्रदत्त नहीं। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, ये आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हमारा सेकंड जो लेक्चर आएगा, एक लेक्चर आज हमारा
मॉक टेस्ट पर आएगा, जिसमें हमने मॉक टेस्ट 1 से लेकर मॉक टेस्ट 10 तक का एक कंबाइंड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। वैसे हमारे 14 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। जब हमारे टोटल 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे तो हम आपको 11 से लेकर 20 मॉक टेस्ट तक का एक कंबाइंड वीडियो फिर से प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप आराम से रिवीजन कर लें। और उसके बाद हम लास्ट में 1 से लेकर 20 तक का सारा कंबाइंड वीडियो एक ही वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं इसके, बाकी के 4 टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।